हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राहुल, गुड आफ्टरनून। आज बच्चों मैं आप लोगों को ना ढेर सारे इलस्ट्रेशंस कराने वाला हूं, ठीक है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पर। वैसे तो हमने कल वाली क्लास में जो डिस्कशन किया तो हमारा ऑलमोस्ट ये टॉपिक जो है कवर हो गया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इलस्ट्रेशंस करेंगे और इलस्ट्रेशंस की मदद से हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, ठीक है? गुड आफ्टरनून विनय, गुड आफ्टरनून दीपा। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, शायद मैंने उसको इंपोर्ट नहीं किया होगा ना उधर की तरफ। मैं कर दूंगा अभी ना। ओके, चलो भाई स्टार्ट करें फिर। पहले तो बच्चों मैं तुम्हारा थोड़ा सा इसका रिवीजन करवा देता हूं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, ठीक है? तो जैसे हम लोगों ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के केसेस किए थे, तो केस 1 हम लोगों ने बच्चों ऑलरेडी कर लिया था। केस 1 पे तो हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। क्या था बच्चों केस 1? व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, ठीक है? एक सिस्टम के ऊपर बच्चों एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा हुआ है? जीरो के बराबर। सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स बच्चों जीरो के बराबर है। सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है? इनिशियली सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट है। तो बच्चों इससे क्या होता था? नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने की वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो आता था, मतलब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज था वो बच्चों जीरो आता था, ठीक है? मतलब सेंटर ऑफ मास जीरो आता था तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज भी जीरो आता था। इसका मतलब ये था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहती है, ठीक है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट रहती है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी भी मतलब किसी भी टाइम पे जीरो ही रहेगी। सेंटर ऑफ मास रिमेन एट रेस्ट। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही बना रहेगा, रिमेन एट रेस्ट। अच्छा, अगर तुम्हें यह पता हो बच्चों के सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है, सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है पी सिस्टम, वो होता है एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर। और ये बच्चों पूरा का टाइम जीरो रहेगा और ये चेंज भी नहीं रहेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और कंजर्व होने के साथ साथ बच्चों इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और इक्वल टू जीरो होगा। सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल मतलब क्या? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये नहीं कहलाता, ये तो केस 1 है, ठीक है? इसमें सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में बना रहेगा, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम पूरा टाइम जीरो ही रहेगा, ठीक है? पार्टिकल इस तरीके से मूव करेंगे कि उनका नेट लीनियर मोमेंटम पूरा टाइम जीरो आए। इसमें और कुछ भी था बच्चों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट है और रेस्ट पे ही रहता है, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर का जो चेंज होता है ना बच्चों, वो जीरो होता है। मतलब m1 डेल्टा r1 प्लस का m2 डेल्टा r2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? ये पूरा का पूरा जीरो रहता है। m1 डेल्टा x1 प्लस का m2 डेल्टा x2 और बच्चों इसका भी सम इक्वल टू जीरो रहता है, ठीक है बच्चों? ये सारी की सारी चीजें जीरो रहती हैं और ये इस पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये खत्म, मतलब ये हम सब पढ़ चुके हैं बच्चों ना। केस 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों? ये वाली बात सारी की सारी बच्चों को समझ में आ गई? केस 1 आपको सबको समझ में आ गया? तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉस, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है अगर ये, मतलब ये एक केस है, कंजर्वेशन तो इसमें है लेकिन ये एक केस है। लेट्स टॉक अबाउट दी सेकंड केस बच्चों, ठीक है? वैसे देखा जाए तो हम उस पर भी क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड केस पे भी ना। सेकंड केस जो है थोड़ा सा ही अलग है बस ना, कुछ ऐसा अलग से नया कुछ नहीं है इसमें ना। सो लेट्स टॉक अबाउट केस 2।
क्या है बच्चों केस 2, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम अगर जीरो है और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी बच्चों नॉन जीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास मोशन में था, मतलब कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम नॉन जीरो के बराबर है। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है बच्चों, नॉन जीरो के बराबर है। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम नॉन जीरो के बराबर है। इनिशियली बच्चों सेंटर ऑफ मास क्या है, मतलब कुछ मोमेंटम है उसके पास, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, जीरो के बराबर। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का रेट ऑफ चेंज किसके बराबर होगा बच्चों, जीरो के बराबर। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूरा टाइम कांस्टेंट रहेगी, और कितनी रहेगी, जो इनिशियल थी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चों इनिशियल वाली के पूरा टाइम बराबर रहेगी। ठीक है, तो पी सिस्टम कंजर्व होगा। तो ये सब चीज तो बच्चों इस पे डिपेंड करती है ना, पी सिस्टम बच्चों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहेगा और नॉन जीरो रहेगा इस बार ना, इस बार वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, m इंटू डेल्टा आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू m1 डेल्टा r1 वैक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वैक्टर। ठीक है, एंड सो ऑन, ये सारा के सारा बच्चों चलता जाएगा। लो जी, ये हो गई बच्चों सेंटर ऑफ मास के बारे में बात। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बारे में बात हो गई। ठीक है भाई, ये सेकंड केस होता है। थर्ड केस क्या होगा बच्चों, इन थर्ड केस द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब थर्ड केस में बच्चों एक्सेलरेशन होगा अब ना, केस 3। थर्ड केस में क्या हो रहा है कि अब बच्चों पहली बार नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बच्चों अब जीरो नहीं आएगा, तो सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल कंसीडर करो और उसकी मोशन लिख डालो। ट्रीट सेंटर ऑफ मास एज अ पार्टिकल एंड राइट डाउन या बस खत्म। सेंटर ऑफ मास को पार्टिकल कंसीडर करो और जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है उसके हिसाब से मोशन को देख डालो। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों सारी की सारी थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब अब मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं आपको ना, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है। यू आर गोइंग टू लव दीज क्वेश्चंस। अब हो गई हमारी शुरुआत क्वेश्चंस का खात्मा करने की। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक को भी बच्चों मैं क्वेश्चंस में ही करवा दूंगा, उसको अलग से कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़े वैरायटी मेंटेन करते हैं, कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो यहां पे दे रखा है बच्चों वाई एक्सिस, यहां पे दे रखा है एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ओके, ये एक बच्चों चार्ज पार्टिकल है और एक चार्ज पार्टिकल बच्चों ई दे रखा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जाने की कवायद की जा रही है यहाँ पे। कवायद का मतलब समझते हो, पता नहीं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम वाज एक्स नॉट। ये पार्टिकल बच्चों 2m मास का है, ये वाला पार्टिकल m मास का है,
इस पे प्लस का क्यू चार्ज है और इस पे बच्चों माइनस का क्यू चार्ज है। ठीक है, दोनों पार्टिकल के बारे में इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये ए था और ये बी था और इसको हमने एक वेलोसिटी दे दी बच्चों वी नॉट। इसको क्या दे दी बच्चों हमने? एक वेलोसिटी दे दी वी नॉट। ठीक है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। उधर की तरफ वेलोसिटी दी है। ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी हमने उधर की तरफ दी है। इस इसको बच्चों टू वी नॉट वेलोसिटी दी है और इसको हमने दी है, रुक जाना, इसको वी नॉट वेलोसिटी दी है। ठीक है, इसको वी नॉट और उसको टू वी नॉट। एट टाइम टी इक्वल टू टी नॉट, एक टाइम दे दिया बच्चों टी इक्वल टू टी नॉट, दी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी becomes x naught divided by 2. Then find x coordinates of A and B, both the particles at t equal to t naught. t equal to t naught पे बच्चों दोनों पार्टिकल का क्या वही सुना मैंने? क्या बोला मैंने? गलत बोल दिया क्या मैंने? गलत तो नहीं बोला होगा मैंने? कुछ बोल दिया क्या? क्योंकि मैं क्वेश्चन में खोया हुआ था, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला। कुछ गड़बड़ तो नहीं बोला होगा। चलो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। बताओ भाई कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व?
कल बच्चों सैटरडे है, तो सैटरडे को मैं तुम लोगों को उस 4 PM वाले सेशन में इनफाइनाइट पुली का कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं, ठीक है। इनफाइनाइट पुली, कर लिया भाई आप लोगों ने अटेम्प्ट इस वाले क्वेश्चन को? चलो देखो भाई, इस सिस्टम को जब आपने एक बार रिलीज कर दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिख लेना यहीं पे, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। क्या कोई एक्सटर्न, अगर मैंने सिस्टम मान लिया बच्चों, बोथ A प्लस बी को मैंने अपना सिस्टम कंसीडर कर लिया, ठीक है, सिस्टम मान लिया, ठीक है। ए और बी को मैंने क्या कर लिया बच्चों, सिस्टम कंसीडर कर लिया। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ए और बी को हमने सिस्टम मान लिया, ए और बी को, ए प्लस का बी को सिस्टम मान लिया। अब क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे? नो, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। क्या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है? आप बोलोगे, देखते हैं, m इंटू 2v0, 2m इंटू v0 डिवाइडेड बाई m प्लस का 2m, 4v0 बाई 3 के बराबर इसकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है, 4v0 बाई 3 के बराबर। अच्छा सेंटर ऑफ मास होगा कहां पे? यहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ x0 डिवाइड बाई 3 पे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आई? हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, कितनी? 4v0 बाई 3 के बराबर। अच्छा इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा होगा बच्चों? अट्रैक्टिव, इसको स्लो करेगा और इसको तेज करेगा। एक टाइम पे इन दोनों के बीच पहले सेपरेशन इनके बीच का बढ़ेगा, पहले तो सेपरेशन बढ़ेगा ना इन दोनों के बीच का। देखो ये ज्यादा तेज चल रहा है, ये पीछे वाला स्लो चल रहा है, माना कि इसको फोर्स पीछे खींच रहा होगा, इसको तेज कर रहा होगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो इनके बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, तो सेपरेशन बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते और उसकी घटते घटते बराबर हो जाएगी। एट दैट मोमेंट दे बोथ विल बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, और उनके बीच का उस मोमेंट पे सेपरेशन चेंज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अप्रोच और सेपरेशन वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? फोर्स तो बच्चों कंटिन्यूअसली दोनों का एक दूसरे की तरफ लगता रहेगा, ये और स्लो होगा, ये वाला तेज होगा, फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, किसी एक टाइम पे घटना चालू होगा, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों एक टाइम पे फिर घटना चालू होगा। तो उसी टाइम को उन्होंने बोल दिया कि t0 टाइम पे इनके बीच का डिस्टेंस x0 बाई 2 के बराबर हो गया है। मैं ये कह रहा हूं, मान लो t0 टाइम पे ये जो पार्टिकल्स है ना बच्चों, t0 टाइम पे ये पार्टिकल पहुंच गया, जैसे a वाला मान लो यहां पे पहुंच गया है, ठीक है। t0 टाइम पे a वाला पार्टिकल कहां पहुंच गया? यहां पे। और b वाला कहां है बच्चों? b वाला पहुंच चुका है यहां पे, ठीक है। तो a और b बच्चों मान लो t0 टाइम पे दोनों यहां पे पहुंच चुके हैं, ये यहां पे पहुंच चुका है और ये यहां पे पहुंच चुका है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है t0 टाइम पे कितना हो चुका है? ये तो इन्होंने खुद ही बताया है ना,
मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ये एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो चुका है। कितने टाइम पे? एट टी इक्वल टू टी नॉट। टी नॉट टाइम पे बच्चों इनके बीच का सेपरेशन एक्स नॉट बाई 2 के बराबर हो चुका है, और इसका मास था बच्चों 2m के बराबर, इसका मास था बच्चों m के बराबर। देखो सेंटर ऑफ मास कैसे हेल्प करता है आपकी। सेंटर ऑफ मास इस वाले से पूरा टाइम इस वाले से डबल डिस्टेंस पे रहेगा, और इसकी मतलब इसका आधा डिस्टेंस इस वाले से रहेगा। भाई इन दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो रहेगा ना वो 1:2 रहेगा पूरा टाइम। तो अगर ये एक्स नॉट बाई 2 है तो दिस डिस्टेंस विल बी एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 6, और ये डिस्टेंस होगी बच्चों एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। देखो बच्चों ये डिस्टेंसेस ऐसे होंगी या नहीं होंगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। सेंटर ऑफ मास यहां पे, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना बच्चों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। तो उस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना सेंटर ऑफ मास का इन टी नॉट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारे पास आ चुका है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टी नॉट, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है बच्चों? कांस्टेंट रहेगी वो तो। अरे जब एक्सेलरेशन नहीं है तो सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बच्चों एज वीसीएम इनटू टी नॉट के बराबर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्ले, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखूं सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो तो मैं लिख सकता हूं 4v0/3 इंटू टी नॉट, और ये डिस्टेंस थी x0/3, तो x0/3 प्लस का 4v0 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी नॉट, ये होगा बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो एक्स कोऑर्डिनेट ए का कहां पे आएगा बच्चों? ए वाले का एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 6 माइनस कर देना, तो 4v0 इंटू टी नॉट डिवाइडेड बाई 3 प्लस का एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों किसका किसका आएगा? ए का। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट में से सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें से माइनस कर दो ये, और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आएगा बच्चों? सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट में x0/3 ऐड कर दो, एक्स एट बी जो आएगा ना बच्चों 4v0 टी नॉट डिवाइड बाई 3 प्लस का 2x0 डिवाइड बाई 6। ये बच्चों हिस्ट्री में पहली बार इस टाइप का कोई क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ बिल्कुल एकदम न्यू ब्रांड न्यू क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो सेंटर ऑफ मास की मोशन से रिलेटेड इस लेवल की अप्रोच आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं बच्चों, देखो ऐसा नहीं कि मैं अंदर से एकदम, मेरे अंदर से एक आत्मा ने आवाज दी भाई कैलाश एक काम कर, एक ऐसा क्वेश्चन बना तो पहली बार बनाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं कोई इसका क्रेडिट व्रेडिट नहीं ले रहा बच्चों। इतने सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर चुका हूं, उनमें जो सामने वाले का जो इंटेंशन रहता है वो इंटेंशन मेरे माइंड में चल रहा था, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ, बस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास के किन क्वेश्चंस में बच्चे विजुलाइज नहीं कर पाते कि इसमें करना क्या है। ठीक है, खाली फोकट का क्रेडिट नहीं लेता बच्चों में ना, जो सही चीज है वो ये है आपके सामने। तो इसको बच्चों ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको पता करना है ना, अब आप में से कोई बोले सर क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक पार्टिकल पकड़ लूं, ठीक है, और उस पार्टिकल का एक्स डिस्प्लेसमेंट देख लेता, मतलब आपने सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखा, आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि ए वाले पार्टिकल पे एक्सेलरेशन पता करके इक्वेशन लगा के कर लेते, इसका डिस्प्लेसमेंट ए वाले का नहीं पता कर सकता क्या? नहीं, प्रॉब्लम पता है क्या है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना बच्चों वो दोनों पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो चेंज हो रहा होगा, और बड़ा अजीब गरीब तरीके से चेंज हो रहा होगा, सो दैट फोर्स विल बी वेरिएबल
और वेरिएबल फोर्स का एक्सेलरेशन वेरिएबल आएगा, बहुत ही अजीबोगरीब एक्सेलरेशन आएगा, तो उससे करने का मतलब इसको कोई बनता नहीं है। गॉट इट? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ऐसे ही थोड़ी हम प्रो बने हैं, ठीक है, पहले हम ब्रो बने हैं फिर हम प्रो बने हैं। ये क्या लाइंस है, बकवास है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन लाइंस का मेरे से कोई संबंध नहीं है, बहुत ही घटिया तरीके से रिप्रेजेंट की गई, बहुत ही घटिया लाइंस थी। ठीक है बच्चा। सो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों is on the way. The mass of this block is 2m. The mass of this block is m. There is a spring connecting both the blocks. ठीक है भाई, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दे रखा है बच्चों? k के बराबर। अभी जो दोनों ब्लॉक है ना बच्चों, इनके बीच के डिस्टेंस को पता है हमने कितना कर दिया है? इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो L नॉट प्लस का X नॉट के बराबर है। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k के बराबर है। नेचुरल लेंथ जो स्प्रिंग की है वो L नॉट के बराबर है। सिस्टम is released from rest as shown. Find maximum speed of block of mass m and its displacement at the time of max speed. बताओ भाई, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम स्पीड। दोनों को खींच के छोड़ दिया है बच्चों ना। एक्सटेंशन इज एक्स नॉट, एक्स नॉट का एक्सटेंशन है इसमें ना, दोनों को खींच के छोड़ दिया है। क्वेश्चन को ट्राई करिए।
हाँ भाई, कहां तक पहुंचे हम? करें डिस्कस बच्चों? अच्छा, रेस्ट से छोड़ा है इसको ना, पूरे सिस्टम को। ये बताओ मेरे को कि अच्छा, नीचे वाला सरफेस के बारे में, ये स्मूथ है, ठीक है। इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है बच्चों? 0 के बराबर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इंटरनल जरूर है, स्प्रिंग जो लगा रही है ना वो इंटरनल हो गया। सिस्टम मैंने बच्चों, पूरा सिस्टम मैंने इसी को मान लिया है, ठीक है। दोनों ब्लॉक प्लस स्प्रिंग को अपना सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब एक बात बताओ बच्चों के, स्प्रिंग में जब तक एक्सटेंशन रहेगा तब तक इन दोनों को अपनी तरफ खींचेगी, मतलब दोनों पे अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, दोनों की स्पीड बढ़ती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों when extension in the spring becomes 0, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। ये बच्चों स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। यहां से यहां तक बच्चों स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी कि इन दोनों पे? नहीं। अच्छा, इनकी स्पीड किधर आएंगी? इसकी इधर और इसकी इधर। अब इसके बाद क्या होगा? बिकॉज ऑफ स्पीड दे बोथ विल कंप्रेस द स्प्रिंग। और दोनों ने जैसे ही स्प्रिंग को कंप्रेस किया, हाँ स्मूथ मेंशन होगा यार पेपर में ना, पेपर में गिवन होगा, नहीं तो फिर तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इट विल बी गिवन। मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर ना। इसकी जो स्पीड आएगी ना, मान लो v1 के बराबर आई, और इसकी बच्चों इसको v2 लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं v1, ठीक है। दोनों की स्पीड बच्चों इस तरीके से आएंगी। क्या यही मैक्सिमम स्पीड होंगी या नहीं होंगी? अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, जब तक एक्सटेंशन था ना स्प्रिंग में, तब तक स्प्रिंग दोनों को अंदर की, ठीक है, दोनों को अंदर की तरफ खींच रही थी। जैसे ही एक्सटेंशन खत्म हुआ, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आई, स्प्रिंग ने फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो यहां तक इनकी स्पीड आ चुकी थी दोनों के पास ना, वो बढ़ती रही थी। जब तक खींच रही थी तब तक स्पीड बढ़ रही थी। फिर क्या होता है बच्चों कि जैसे ही नेचुरल लेंथ आई, नेचुरल लेंथ के बाद क्योंकि स्पीड तो इनके पास है, तो अभी दोनों क्या करेंगे बच्चों? स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे। और स्प्रिंग को जब ये कंप्रेस करेंगे बच्चों, स्प्रिंग को जब ये कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? अब ये रिटार्ड होने लग जाएंगे दोनों ब्लॉक जो है, क्योंकि स्प्रिंग अब बाहर की तरफ फोर्स लगाने लगेगी, अब इनकी स्पीड घटने लगेगी, फाइनली रुक जाएंगे। और रुकने के बाद फिर क्या होगा? रुक गए। रुकने के बाद अब स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया, स्प्रिंग अब इनको बाहर की तरफ पुश करेगी, तो फिर ये दोबारा स्पीड अटेन करेंगे बाहर की तरफ, और फिर इनकी स्पीड मैक्सिमम होगी जब नेचुरल लेंथ आएगी, और फिर उसके बाद ये आगे जाएंगे क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन आने लगेगा, तो फिर ये रुक जाएंगे। रुकेंगे, फिर इधर रुकेंगे, फिर इधर रुकेंगे, फिर इधर रुकेंगे, और इस तरीके का मोशन ये दोनों करते रहेंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे या रुका करेंगे। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 है, तो बच्चों पूरा टाइम m1 v1 प्लस का m2 v2, बच्चों इसको 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का मोशन हम पूरा टाइम ऐसा होगा कि इनका जो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है ना बच्चों, जो कि 0 है, वो बच्चों पूरा टाइम 0 ही रहेगा। मतलब एक रुकेगा ना तो उसी टाइम पे दूसरे को रुकना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बच्चों बोला कि जब ये दोनों रुके हुए थे, रुकने के बाद दोनों की स्पीड एक साथ मैक्सिमम आएगी और दोनों एक साथ रुकेंगे, फिर दोनों की स्पीड मैक्सिमम आएगी, फिर रुकेंगे, फिर मैक्सिमम आएगी, रुकेंगे, फिर मैक्सिमम रुकेंगे, मैक्सिमम रुकेंगे, और ये बच्चों दोनों इस तरीके का मोशन
करना चालू कर देंगे। दिस मोशन इज द ऑक्सीलेटरी मोशन, और एसएचएम में बच्चों हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का मोशन कर रहे होंगे। ये बात यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। तो अब करते हैं बच्चों इसको सॉल्व। तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड के टाइम पे एक्सटेंशन इन स्प्रिंग बिकम्स 0। ठीक है बच्चों, एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग बिकम्स 0, एक्सटेंशन नहीं रहेगा। तो अब कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे? एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला। अच्छा, सिस्टम का मोमेंटम बच्चों क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा एंड इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, 0 के बराबर रहेगा क्योंकि इनिशियली भी 0 था। तो लिखो बच्चों मोमेंटम, इसका मोमेंटम 2m इंटू v2 माइनस का m इंटू v1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों v1 जो है ना 2v2 के बराबर आ जाएगा। पहला इक्वेशन तो बच्चों हमारे पास ये बनेगा, ये पहला इक्वेशन हो गया। एक एनर्जी कंजर्वेशन से आएगी इक्वेशन बच्चों, स्प्रिंग की मतलब के इनिशियल प्लस का यू इनिशियल, ये दूसरी इक्वेशन होगी। के फाइनल प्लस का यू फाइनल। क्या बाहर से कोई वर्क कर रहा है यहाँ पे? फोर्स नहीं। और यहाँ पे कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग। स्प्रिंग का कैसा, स्प्रिंग कैसा फोर्स होता है बच्चों? स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। बाहर से कोई एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा, बाहर से एनर्जी कोई दे नहीं रहा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों रुके हुए थे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ 2m इंटू v2 के स्क्वायर के बराबर है, हाफ m इंटू v1 के स्क्वायर के बराबर है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई बच्चों? 0 के बराबर। ऊपर से v1 की वैल्यू लाके पुट कर सकता हूं। क्या मैं यहां से v1 और v2 कैलकुलेट कर सकता हूं बच्चों? यस, आई कैन इजीली कैलकुलेट v1 एंड v2 फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशन से बच्चों v1 और v2 हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, किसका? एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो बच्चों देखो, तुम क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं इसके, सेंटर ऑफ मास के। ये चला होगा बच्चों कुछ, और ये भी चला होगा इधर की तरफ। ठीक है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं x2 बोल दे रहा हूं, इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं x1 बोल दे रहा हूं। सेकंड वाले पार्ट को हम यहां सॉल्व करना है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि x1 प्लस का x2 जो है x नॉट के बराबर होना चाहिए? x1 प्लस का x2 x नॉट के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों? दोनों मिला के कितना चले टोटल? x नॉट। पहले दोनों के बीच का सेपरेशन क्या था? l नॉट प्लस x नॉट। अब कितना रह गया? l नॉट। मतलब दोनों ने मिलके कितना चला? x नॉट। इसलिए मैंने कहा कि x1 प्लस x2 इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पूरा टाइम रेस्ट पे है या नहीं? ये कौन सा केस है बच्चों सेंटर ऑफ मास की मोशन का? पहला। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और पूरा टाइम रेस्ट पे बना रह रहा है। तो तुम्हें ये भी याद होगा कि m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल सही है। इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है 2m x2, ये पॉजिटिव का। इसका उल्टा हुआ है m x1 इज इक्वल टू 0। मतलब 2m इंटू x2 इज इक्वल टू m इंटू x1। x2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास x1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ गई। ले जाके यहां पर पुट कर दो, 3x1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x नॉट। x1 इज इक्वल टू 2x नॉट डिवाइडेड बाई 3। This will be the answer of this question.
आया भाई समझ में? डन बच्चों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल वन. ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? ये m मास है बच्चों, ये 2m मास है सपोज. ठीक है भाई, ये यहां पे V0 हो जाएगा और ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, और यहां पे बच्चों अटैच्ड नहीं है. ठीक है, फाइंड दी मैक्सिमम कंप्रेशन इन दी स्प्रिंग. ठीक है बच्चों, और ये सरफेस स्मूथ है. मैक्सिमम कंप्रेशन बच्चों आपको स्प्रिंग के अंदर करना है. ठीक है,
हाँ भाई, आंसर आया इस वाले का? सब सदमे में ये हो क्या रहा है हमारे साथ। भाई देखो, मैंने तो पहले ही बताया, मैं रुक नहीं सकता। ठीक है, रुक और थकना तो मैं भूल ही गया हूं, तो रुकना थकना मना है। ठीक है, अब तुम लोग क्या है कि तुम लोगों को इस स्पीड को मैच कराना ही पड़ेगा, और कोई जरिया है नहीं अपने पास। इस वाले क्वेश्चन को बच्चों दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, एक जो ग्राउंड फ्रेम से अभी तक हम सारे क्वेश्चंस को करते हुए आए हैं, और एक सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। दोनों फ्रेम से बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा वाला मेथड आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने गलती कर दी ग्राउंड फ्रेम से करने की, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट आपके लिए होगा। तो ये वो क्वेश्चन है बच्चों। ये लाइंस कुछ याद आ रही हैं आप लोगों को? कोटा फैक्ट्री सीजन 1 एपिसोड 1। तो बच्चों आज हम एक ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसको अगर आपने ग्राउंड फ्रेम से करने की गलती की तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से करोगे, बहुत ही आसानी से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो पहले बच्चों हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं। ठीक है, आवर मेथड 1 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। देखो बच्चों, दिस ब्लॉक इज मूविंग विद वी नॉट एंड दिस इज एट रेस्ट। तो बच्चों इनके बीच में पहले क्या होगा, इनके बीच में सेपरेशन कम हो रहा होगा। जैसे स्प्रिंग से आके जुड़ेगा ना, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग इसको स्लो करना चालू कर देगी, और फोर्स इस पर भी लगेगा, ये धीमे धीमे स्पीड अप होने लगेगा। लेकिन जब तक इस वाले की स्पीड ज्यादा रहेगी इस वाले से, तब तक इनकी नजदीकियां बढ़ती जाएंगी, है ना। जब तक इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी इस वाले से, तब तक इनकी नजदीकी बढ़ती जाएगी। नजदीकी बढ़ने से स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, और कंप्रेशन से इसकी स्पीड घटेगी और इसकी बढ़ेगी। लेकिन जब तक इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, इनके बीच का डिस्टेंस घटेगा, मतलब कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, कंप्रेस करता जाएगा ये। ठीक है, ओके। अब क्योंकि इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली घट रही है और इसकी बढ़ रही है, एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, एंड एट दैट टाइम when both are moving with the same speed, same velocity, the distance between them will be minimum, मतलब compression will be maximum। लेकिन उसके बाद क्या होगा, now they are moving with same velocity, लेकिन स्प्रिंग में कंप्रेशन आ रखा है। कंप्रेशन की स्प्रिंग पीछे वाले को और स्लो करेगी और आगे वाले को और तेज करेगी। तो बच्चों अब आगे वाले की स्पीड बढ़ने लग जाएगी और पीछे वाले की कम होने लग जाएगी, और अब क्या होगा कि इनके बीच का सेपरेशन आने लग जाएगा। तो मतलब एक्सटेंशन, मतलब कंप्रेशन जो आया था वो कम होने लग जाएगा। तो ग्राउंड फ्रेम से एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, both will be moving with, both the blocks will be
moving with, both the blocks will be moving with same वेलोसिटी। ठीक है, दोनों ब्लॉक बच्चों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ विल बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। तो क्या बनेगा बच्चों मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे डायग्राम क्या बनेगा इनका? एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन दे बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। तो सेम वेलोसिटी से मूव करा दो रे, क्या होगा? नो, this will be moving with v, this will be moving with v, 2m m। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। बाहर से कोई फोर्स लग रहा है कि बच्चों इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नो। सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या? नो। बट ये मुझे पता है कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा। ये मुझे पता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल और फाइनल बराबर कर दो। इनिशियल लीनियर मोमेंटम एम वी नॉट के बराबर था, बाद में हो गया बच्चों एम वी प्लस का 2mv। तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वी नॉट डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। ठीक है, तो v की वैल्यू बच्चों वी नॉट बाई 3 के बराबर आ गई। तो एक तो इनकी बच्चों फाइनल जो स्पीड होंगी ना, फाइनल स्पीड नहीं बोल सकते इसको, बाद में पता है क्या होगा? अब ये तेज होता जाएगा और ये स्लो होता जाएगा, तेज होता जाएगा स्लो होता जाएगा बच्चों। जब स्प्रिंग क्योंकि स्प्रिंग से बंधी हुई तो है नहीं, तो एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जैसी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आएगी ना, ये चला जाएगा और ये पीछे ही रह जाएगा, और ये बच्चों कुछ स्पीड से रह जाएगा पीछे और ये आगे चला जाएगा। जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी ना बच्चों, तो वो 2m वाला ज्यादा तेज जा रहा होगा और m वाला पीछे रह जाएगा, या तो वापस आ जाएगा या क्या करेगा वो उसकी मर्जी है। ठीक है, ओके, एक तो ये आ गया। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो बच्चों। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2m वी स्क्वायर, तो मतलब m प्लस का 2m इंटू वी स्क्वायर प्लस का हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास इक्वेशन। v की जगह पे वी नॉट बाई 3 लाके पुट कर देना, यहाँ पे हाफ हाफ बच्चों पूरे में से उड़ा दो, एम वी नॉट का स्क्वायर 3m वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 के एक्स मैक्स का स्क्वायर। 2m वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू के एक्स मैक्स का स्क्वायर। एक्स मैक्स बच्चों को पता कितना आ जाएगा? वी नॉट रूट के अंदर 2 के 3 के बराबर। लो जी, ये आगे बच्चों तुम्हारा किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ऐसे सॉल्व होगा इस टाइप का क्वेश्चन ना। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब तुम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना बच्चों, यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। आप बोलोगे सर आपने ये और बताया कि एक और मेथड है जिससे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सर फिर आपने ये बताया कि वो मेथड जो है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और इससे ज्यादा आसान है। तो बात करते हैं बच्चों, पहली बार इस मेथड के बारे में हम इतना डिटेल में बात करेंगे। दिस मेथड इज वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। So method 2, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अगर हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बच्चों, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पता है बहुत आसान क्यों हो जाता है? देखो, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 रहेगा।
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो रहेगी। अगर आपने ऑब्जर्वर ही सेंटर ऑफ मास को मान लिया तो उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। मतलब सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये हमेशा जीरो रहेगा, चाहे सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड हो ना हो, कुछ भी हो, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की मोशन आ ही नहीं सकती। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा जीरो रहेगा ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। डेल्टा आरसीएम सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है ये बच्चों हमेशा जीरो ही रहेगा, है ना। तो अब हमारे वाले प्रॉब्लम में आते हैं बच्चों। हमारे वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहा है? हमारे वाले प्रॉब्लम में एक पार्टिकल आ रहा था, मतलब एक ब्लॉक आया था, एक ब्लॉक रुका हुआ था ऑलरेडी, है ना। अब इनके बीच में क्या था बच्चों के, ये 2m मास का था और शायद m मास का था, ये v नॉट से आ रहा था, ठीक है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास देखूं, मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आया, तो क्या सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी आएगी? अब बोलोगे यस सर, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी ना वो m v नॉट प्लस का 2m इंटू 0 डिवाइडेड बाई m प्लस का 2m के बराबर, मतलब v नॉट बाई 3 के बराबर आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो दिस सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद v नॉट डिवाइडेड बाई 3, है ना। अब आपने कहा कि नहीं सर, पूरी मोशन को सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को जैसे ही तुमने रोका, सेंटर ऑफ मास को जैसे ही तुमने रोका, तो तुम्हें पता है बच्चों यहाँ पे v नॉट बाई 3 उल्टा ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट पता है क्या आ जाएगा? इधर की तरफ 2v नॉट डिवाइडेड बाई 3 और इसको इधर की तरफ दे दोगे v नॉट डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बच्चों ये वेलोसिटीज आ जाएंगी। 2m वाला इधर आ रहा होगा और m वाला बच्चों उधर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। m वाला उधर की तरफ जा रहा होगा, 2m वाला बच्चों इधर की तरफ आ रहा होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बच्चों हमारे पास ये केस बनेगा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये। अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रुका हुआ है बच्चों, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में दोनों कैसे चल रहे हैं? ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। और तुम्हें ये पता है कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पूरा टाइम मोमेंटम जीरो रहना चाहिए। मतलब ये हुआ कि m1 v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, m2 v2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दिस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बच्चों हमेशा होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। m1 v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 v2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है पूरा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, और सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होता है m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये जीरो है, इस वजह से बच्चों इस चीज को जीरो होना पड़ेगा। अब मजेदार बात यह है कि with respect to center of mass you are the observer and at the center of mass this block is moving in this direction, this is moving in this direction, these are the velocities with respect to center of mass। तो स्टार्टिंग में अगर तुम मोमेंटम देखोगे ना बच्चों, m इंटू 2v नॉट बाई 3 ये प्लस का हो गया, 2m इंटू v नॉट बाई 3 ये माइनस का हो गया। देखो सम जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हर मोमेंट में जीरो आएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब दोनों स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन है? नहीं, दे बोथ आर मूविंग लाइक दिस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। जब बच्चों मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा ना, अब ये ऐसे आ रहे हैं दोनों ना ऐसे, जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, जब एक रुकेगा ना सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इन दो ही पार्टिकल हैं और एक की वेलोसिटी अगर जीरो हो गई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो दूसरे की मजबूरी ये जीरो होनी पड़ेगी, क्योंकि इनका सम जीरो के बराबर होना है। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इसकी जो मोशन आएगी ना वो सिर्फ ऐसे आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। ये एक रुकेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो दूसरे को रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो होना है। जबकि ग्राउंड के फ्रेम में पता है इनकी मोशन कैसी आएगी? अगर मान लो ये बंधे हुए होते ना, दोनों के दोनों एक दूसरे से स्प्रिंग से बंधे हुए, खैर इसमें तो क्या होगा कि ये कंप्रेस करेगा और ये फिर पीछे वाला पीछे रह जाएगा और आगे वाला आगे निकल जाएगा। मान लो तुमने दो ब्लॉक को स्प्रिंग से बांध दिया और दोनों को वेलोसिटी दे दी, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पता है कुछ अजीब टाइप का मोशन करेंगे। सॉरी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन विल बी लाइक दिस। तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, जब एक रुकेगा दूसरा नहीं रुकेगा शायद, या रुके ही ना, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें उस वाले केस में ना ग्राउंड के फ्रेम में मतलब तुम इस मोशन को बच्चों विजुअलाइज ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही तुमने इसको सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखा, द मोशन इज लाइक दिस ओनली, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो रुका हुआ है और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दे बोथ
should be at the rest at the same time. So at the time of maximum compression, at the time of max compression, V1 with respect to center of mass is equal to V2 with respect to center of mass is equal to 0 होनी चाहिए. अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो बच्चों. अब एनर्जी कंजर्वेशन किस फ्रेम में लगा रहे हो बच्चों? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में. तो जो वेलोसिटीज वगैरह है ना वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम वाली ही लेनी है. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ m 2v0/3 का स्क्वायर, हाफ 2m और v0/3 का स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जानी है? फाइनल मतलब इनकी स्पीड क्या हो जानी है जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा? 0. उस टाइम पे हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर होगा ओनली ना, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी. हाफ एम उड़ा दो बच्चों, के एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 प्लस का 2/9 6/9. देखो रूट के अंदर 2m/3 के, वी गेट द सेम रिजल्ट. लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन को किसके फ्रेम में लगाना पड़ेगा तुम्हें? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में. तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यू गेट दिस रिलेशन. अच्छा खैर ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जो ग्राउंड फ्रेम से भी हो जा रहा था. ऐसा कोई दुख ही नहीं कर दिया था इसने ना ग्राउंड फ्रेम से करने में कि तुम मतलब एकदम मचल ही जाओगे. नहीं सर, हाँ ये क्या कर दिया, हाय हाय करने लगो, ठीक है, मतलब हाय हत्या करने लगो, ऐसा कुछ नहीं था इसमें ना. तो इसमें क्या था बच्चों, ये वाला तो ऐसे ही बिना उसके भी हो सकता था, मतलब ना सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाए. एक ऐसा असुर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है. असुर समझते हो? असुर होते हैं दैत्य टाइप का क्वेश्चन, जो इतना ही भयंकर हो जाए, इतना खतरनाक हो जाए कि सब कुछ तबाह करने पे उतारू हो जाए. तो उस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आने वाला है जिसको तुम बिना सेंटर ऑफ मास के कर ही नहीं पाओगे. ठीक है, सो लेट्स मूव टू दैट क्वेश्चन. और वो क्वेश्चन है बच्चों, ये वो केस है बच्चों जिसमें सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम 0 नहीं है. पिछला वाला वो केस था जिसमें सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम 0 था, मतलब केस 1, केस 2 और केस 3. केस 3 क्या है? तो थर्ड केस है बच्चों जिसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होंगे. और ये दैत्याकार क्वेश्चन है. ठीक है, असुराकार, दैत्याकार, जो भी बोलना है. ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा ना मैं क्वेश्चन को. मान लो 2m मास है इसका मास m है. F0 फोर्स लगाया आपने कि स्प्रिंग कांस्टेंट है. इनिशियली स्प्रिंग के बीच का जो मतलब दोनों ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी. ठीक है, L0. Initially spring is in the natural length. Find maximum
फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग द मोशन। तो इसमें सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है बच्चों ना, एक्सेलरेटेड। देखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसमें एक्सेलरेटेड होगी। वो जो YouTube वाले जो सेशन है ना बच्चों, उनको भी मैं अपलोड करवा देता हूँ वैसे तो, लेकिन तुम YouTube वाले सेशंस जरूर अटेंड करना। वैसे मेरा पहले प्लान था कि कल के दिन मैं रेक्टिलिनियर मोशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है और सारे केसेस के कवर नहीं हो पाए हैं, वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस पार्ट ओनली। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के ही क्वेश्चंस बच्चों मैं कल आप लोगों को कल करवाऊंगा। ठीक है, हमारे उस सेशन में 4 PM वाले में 4 क्वेश्चंस और ऐड हो जाएंगे ना अगर इस वाले पार्ट पे, तो ये तुम्हारा एकदम प्रो टाइप का हो जाएगा। चलो भाई, इस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब सिस्टम पे नॉन जीरो के बराबर है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा F0 डिवाइडेड बाई टोटल मास विच इज m प्लस का 2m। ये होगा बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंटर ऑफ मास आ गया और ये F0 डिवाइड बाई 3m के बराबर आ जाएगा। अब क्या होगा, अगेन बच्चों सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो मोशन होगी ना इसकी, वो ऐसे होगी अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में देखो ना बच्चों, ये तेज होता जाएगा इधर की तरफ, तेज होता जाएगा, तेज होता जाएगा और ऐसे चलता जाएगा। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसका मोशन कैसा होगा, बस ये, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में एक रुकेगा तो दूसरा रुकेगा ही रुकेगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों ना इसमें। तो अच्छा रहेगा कि सेंटर ऑफ मास को ही हम रोक देते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, F0 बाई 3m। तो इस पर बच्चों एक फोर्स लगेगा कितना, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, और सूडो फोर्स इस पे भी लगेगा। सूडो फोर्स कितना होगा बच्चों, दिस इनटू दिस 2F0 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, और ये होगा बच्चों F0 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। ठीक है, अब मान लो इसने जब ये रुकेंगे ना, अभी रुके हुए हैं दोनों ना रेस्ट पे थे, लेकिन इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है F0 बाई 3, इस पे कितना लग रहा है F0 बाई 3। तो ये गया इधर और वहां जाके रुक गया, और ये गया इधर और वहां जाके बच्चों रुक गया। ठीक है, तो ये मान लो x1 गया इधर और ये x2 गया, और विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है बच्चों ना, ये x2 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, x1 भी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। ये यहाँ पे जाके बच्चों
वेलोसिटी 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास 0 हो गई, इसकी भी बच्चों वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, ऐसा हो गया, वो उधर चला, ये वाला इधर चला, दोनों की वेलोसिटीज जो है इन जगहों पे जाके विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब मैं लिखूंगा बच्चों वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस या वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई सूडो इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस का डेल्टा यू। ठीक है भाई, ये इक्वेशन बनेगी। अब ये पहला एक ऐसा केस है जिसमें सूडो फोर्स का वर्क आता है। एक और था यार सूडो फोर्स का वर्क वाला, किसमें कराया था मैंने तुम्हें ऐसा क्वेश्चन जिसमें सूडो फोर्स का वर्क आता है, शायद वर्क एनर्जी में कराया था मैंने ना। ओके अच्छा, सूडो का अलग से ना लिख के एक काम करूं मैं, एफ नॉट और 2f0/3 का रिजल्टेंट लिख लूं यहाँ पे, तो f0/3 आ जाएगा। तो बच्चों उस पे जो वर्क होगा ना, नेट फोर्स इधर लग रहा होगा f0/3 और वो x2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका ना, फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, वर्क होगा पॉजिटिव। इस पे फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, वर्क होगा पॉजिटिव, f0/3 x1। और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि यहां पे भी रुके हुए थे और फाइनली भी रुक गए, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो 0 है, लेकिन यस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन आ रहा है, तो ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा, ये जो x1 और x2 है ना बच्चों, यही तो x मैक्स के बराबर है। अरे भाई ये इधर चला रुक गया, ये इधर चल के रुक गया, तो यही तो मैक्सिमम एक्सटेंशन है x1 प्लस का x2। तो ये जो x मैक्स आया ना बच्चों, ये यहां से एक काम करो, f0/3 कॉमन ले लो, x1 प्लस x2 जो है इसको x मैक्स लिख देना, f0/3 x मैक्स हाफ के x मैक्स का स्क्वायर। तो x मैक्स जो आ गया ना बच्चों 2f0/3 के बराबर आ गया। x मैक्सिमम जो है ना बच्चों 2f0/3 के बराबर आ गया। हमेशा बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा हमेशा होगा, जब तुम सूडो और इसका रिजल्टेंट इस पे लिखोगे ना, सूडो और इसका रिजल्टेंट इस पे लिखोगे ना बच्चों, वो दोनों बराबर आएंगे, दोनों बाहर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे वो हमेशा बच्चों जो रिजल्टेंट होंगे ना वो बाहर आ जाया करेंगे कॉमन, और यहाँ पे x1 प्लस x2 बनेगा और ये x मैक्स होगा, ये कट जाया करेगा, विल गेट द आंसर। ठीक है, और ये हर बार बनेगा बच्चों ना ये केस। मैंने तो खैर एक ही ब्लॉक पे f0 लगाया, उस पर 3f0 लगा देते, इस पे f0 लगा देते, फिर भी करते ना बच्चों सूडो फोर्स वगैरह को कंसीडर करके, ये इक्वेशन बच्चों हमेशा सॉल्व हो जाएगी, बट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सो बच्चों अब आपका होमवर्क थोड़ा सा बढ़ाने की तैयारी में हूं मैं। कल मैंने तुम्हें 20 तक डिस्कशन ऑलरेडी करवा दिया है ना, 20 तक हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। दो मिनट दीजिए मेरे को। अब आपको जो होमवर्क करना है ना बच्चों, 20 तक हो चुका है हमारा डिस्कशन, सी सेक्शन तक बच्चों कंप्लीट कर लेना, 32 तक। ठीक है, तो 32 तक आप कंप्लीट करोगे, और कल मैं आपको इंपल्स पढ़ाऊंगा। उसके अलावा बच्चों सब्जेक्टिव में मैंने आपको, अब आपका जो होमवर्क है ना सब्जेक्टिव का, अप टू 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक करना है बच्चों ना। ठीक है, सब्जेक्टिव 10 तक कंप्लीट और ये 32 तक कंप्लीट। ठीक है, तो 32 तक और ये वो 10 तक, बाद बाकी कल बच्चों इम्पल्स पढ़ाएंगे हम आपको।
डिस्कशन बच्चों आपका रखूंगा मैं मंडे को, ठीक है। कल वाली क्लास को इम्पल्स का नाम दे दे रहा हूँ, और परसों वाली क्लास को हम मंडे वाली क्लास को कर देंगे डिस्कशन क्लास, ताकि आप होमवर्क करके आ जाओ। करते हैं फिर बच्चों कल इम्पल्स एंड कोलिजन स्टार्ट, ठीक है। जाइए भाई ऐश करिए।